हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर और इस वीडियो का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जब हम दो डिफरेंट वैरायटीज़ को क्रॉस करवाते हैं तो उस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं और उससे जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसको क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। बेसिकली जो हाइब्रिड होता है वो नॉर्मली हर जगह दो डिफरेंट चीज़ें जब रहती है तो हम उसको उसके लिए हाइब्रिड यूज़ करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में जब दो डिफरेंट वैरायटीज़ का तब दो डिफरेंट स्पीशीज़ का क्रॉस करवाया जाएगा तो उनसे जो प्रोजेनी आएगी, जो ऑफस्प्रिंग आएगा, हम उसको हाइब्रिड कहेंगे। और ये जो ओवरऑल जो प्रोसेस होता है उसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में दो डिसिमिलर मतलब कि डिफरेंट जीनोटाइप वाले पेरेंट्स को हम क्या करवाते हैं? हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। डिसिमिलर हाइब्रिडाइजेशन मतलब जीनोटाइप से क्या मतलब कि ये हमारे पास एक जीनोटाइप ले रहे हैं टॉल टॉल, तो इसका कैपिटल टी ले ले रहे हैं और इसका क्रॉस करवा दे रहे हैं इससे डिफरेंट जीनोटाइप का स्मॉल टी से। ठीक है, तो ये कैपिटल टी क्या ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रेसेसिव है। जब इनका क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास ये हाइब्रिड आएगा। ठीक, हाइब्रिड जिसको हम F1 जनरेशन कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। तो ये दो डिफरेंट जीनोटाइप वाले पेरेंट से बना हुआ क्या है? हाइब्रिड है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ है कि क्रॉसिंग ऑफ टू प्लांट्स और लाइन्स ऑफ डिसिमिलर जीनोटाइप इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। जब डिसिमिलर जीनोटाइप वाले दो प्लांट को क्रॉस करवाएंगे आप तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे हम दो वैरायटीज़ का, दो स्पीशीज़ का जब हाइब्रिड करवाते हैं तो दोनों का जीनोटाइप डिफरेंट होता है, तो उससे जो हमारा हाइब्रिड बनता है वो क्या होगा? एक दोनों का कह सकते हैं कि इमीडिएट होगा, बीच में का होगा, तो वो होता है हाइब्रिड। द सीड्स always as well as the progeny resulting from the hybridization are known as hybrid और F1। तो हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा जो प्रोजेनी बनती है, जो ऑफस्प्रिंग बनता है, हम उसको क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं या फिर F1 कहते हैं। ठीक, the progeny of F1 obtained by selfing or intermating of F1 plants and the subsequent generations are termed as segregating generation। तो जो F1 की प्रोजेनी होती है, जब उसकी सेल्फिंग होती है तो उससे जो जनरेशन आते रहते हैं हम उनको सेग्रीगेटिंग जनरेशन कहते हैं। क्या मतलब कि हमने ये करवाया, क्रॉस कराने के बाद हमारे पास ये बना, ठीक है, एक हाइब्रिड बना या फिर F1 जनरेशन बना, हाइब्रिड बना। ठीक है, अब इसकी जब आप सेल्फिंग करवाएंगे मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, ये जो हाइब्रिड बना है उसी से करवाते जाएंगे तो इससे जो जो हमारे पास बनेगा ना, हमारे पास जितने भी जनरेशन आएंगे फिर से जब इनकी सेल्फिंग होगी तो वो जो जनरेशन आते हैं उसको हम सब्सिक्वेंट जनरेशन, सेग्रीगेटिंग जनरेशन कहते हैं। ठीक, जब F1 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा जो F1 जनरेशन हमें मिलती है, जब उसकी सेल्फिंग करवाई जाती है तो उससे जो भी सब्सिक्वेंट मतलब आने वाले जनरेशन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सेग्रीगेटिंग जनरेशन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी अब क्या है? सेग्रीगेटिंग जनरेशन्स है। फिर इनकी सेल्फिंग होगी तो सेग्रीगेटिंग जनरेशन बनती जाएंगी। तो ये होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन का क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक, हम इससे क्या एडवांटेज देना चाहते हैं? तो सबसे पहला है कंबाइंड डिज़ायरेबल ट्रेट्स। तो हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से हम डिज़ायरेबल ट्रेट, जो बढ़िया ट्रेट हम चाहते हैं कि हमारा जो एक नई वैरायटी बने, नया प्लांट बने, उसमें हम अपने डिज़ायरेबल ट्रेट डालना चाहते हैं तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में दो या फिर अधिक से डिज़ायरेबल ट्रेट को, कैरेक्टर को जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए हम दो डिफरेंट पेरेंट का यूज़ करते हैं और एक सिंगल पेरेंट में उसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो आ जाती है। जैसे एक हमारा जो पेरेंट है ए, इसके पास हायर यील्ड की कैपेबिलिटी है। एक हमारा पेरेंट बी है, वैरायटी बी है, इसके पास डिजीज़ रेसिस्टेंस की कैपेबिलिटी है। जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो हमारा जो F1 हाइब्रिड बनेगा उसके अंदर दोनों की कैपेबिलिटीज़ आ जाएंगी। ठीक है, हायर यील्ड, ये हायर यील्ड भी देगा और ये डिजीज़ रेसिस्टेंस भी होगा। तो ये हमारा क्या है? तो ये डिज़ायरेबल कैरेक्टर को कंबाइन करने के लिए हमारा जो
डिज़ायर है कि हम डिज़ायरेबल कैरेक्टर अपने प्लांट में डालें, अपने वैरायटी में डालें, तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, क्रिएट जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से हम जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाएं, और जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ती है तो मतलब वेरिएशन जितना आप लाएंगे वो उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आपकी एडेप्टेबिलिटी का रेंज बढ़ेगा, डिजीज़ रेसिस्टेंस की क्षमता बढ़ेगी। मतलब आप ऐसे इमेजिन करिए कि आपके पास कई सारा कैरेक्टरिस्टिक है, कोई बहुत ज़्यादा गर्मी में भी रह सकता है, कोई बहुत ज़्यादा ठंड में भी रह सकता है, तो वो ज़्यादा बढ़िया बात है, ज़्यादा ब्रॉड रेंज की एडेप्टेबिलिटी है एज़ कम्पेयर टू कोई सिर्फ गर्मी में ही सर्वाइव कर पा रहा है, कोई सिर्फ ठंड में ही सर्वाइव कर रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी से क्या होता है, क्योंकि उसके पास डिफरेंट डिफरेंट अब जीनोटाइप हैं, और डिफरेंट डिफरेंट बहुत एक वैरायटी में हमारे पास एक ब्रॉड रेंज है वैराइटीज़ का, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का बहुत फ़ायदा होता है। और इसी जेनेटिक डाइवर्सिटी को क्रिएट करने के लिए हम जो हाइब्रिड बनाना चाहते हैं कि उसमें उसमें ब्रॉडर रेंज की एडेप्टेबिलिटी हो, सूटेबिलिटी हो, उसके लिए भी हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीजेज जेनेटिक डाइवर्सिटी। हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ती है, क्योंकि आप जो डिफरेंट वैराइटीज़ को, जो डिफरेंट जीनोटाइप वाले पैरेंट को क्रॉस कराएंगे तो जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ेगी, which can lead to the development of new plant varieties with improved adaptability to changing environmental conditions and resistance to pest and disease। तो जैसा हमने बात की कि जब दो पेरेंट से डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस उसके पास आएंगी, वैराइटीज़ आएंगी, तो वो ज़्यादा एनवायरमेंटल कंडीशंस में रह पाएगा, ज़्यादा रेसिस्टेंस शो करेगा पेस्ट और डिजीज़ से। तो यही जेनेटिक डाइवर्सिटी को बनाने के लिए भी हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ होता है। ठीक। उसके बाद है इम्प्रूव यील्ड। तो ये तो हम पहले ही समझ सकते हैं कि यील्ड को बढ़ाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ होता है। हम चाहते हैं कि जो हमारा वैरायटी बने वो बहुत ज़्यादा यील्ड देने वाला हो, तो उससे क्या किया जाता है, हायर यील्ड देने वाले पैरेंट के साथ क्या कर दिया जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया जाएगा, और जो हाइब्रिड बनेगा F1 जनरेशन वो बहुत ज़्यादा यील्ड देने वाला होगा, उपज वाला होगा। फिर नेक्स्ट है इन्हेंस्ड क्वालिटी। तो क्रॉप्स की क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए भी हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि न्यूट्रिशनल कंटेंट आप बढ़ाना चाहते हैं, उसका टेस्ट इंक्रीज़ करना चाहते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ मतलब ज़्यादा दिन तक उसको स्टोर करने के लिए जो टाइम है उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ किया जाता है। स्पेसिफिक जीन्स, मान लीजिए ए पेरेंट है तो इसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल कंटेंट है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, और बी पेरेंट में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, तो दोनों को मिला दिया जाएगा, तो हमारे पास जो हाइब्रिड बनेगा उसके पास ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे। तो क्वालिटी को, क्रॉप की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि रेजिस्टेंस को डेवलप करने के लिए, डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए, पेस्ट और इंसेक्ट से रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन का। ऐसे हम प्लांट के साथ क्रॉस करवाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे जो रेजिस्टेंस हो डिजीज़ के खिलाफ और पेस्ट और इंसेक्ट के खिलाफ, तो हमारा प्लांट जो है वो बढ़िया रहेगा, अच्छे स्टेट में रहेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इसके लिए भी यूज़ होता है हाइब्रिडाइजेशन का। अब देखिए, एम, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, यूज़, ये सारी चीज़ें एक ही है। ठीक। तो फिर उसके बाद क्या है, अचीव यूनिफॉर्मिटी। तो यूनिफॉर्मिटी को अचीव करने के लिए भी हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ करते हैं। जो हाइब्रिड प्लांट होते हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी होती है। अगर हम शेप, साइज़, मैच्योरिटी, इन सारी चीज़ों को देखें तो जो कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए बहुत बढ़िया है। जैसे कि हम अगर होमोजाइगस पैरेंट को अगर हम करवाएं, ठीक है, उनकी हाइब्रिडाइजेशन करवाएं, तो हमें यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक वाले प्लांट मिल जाएंगे। यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब कि जेनेटिक लेवल उसमें सब सेम रहेगा, जो भी फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक है, मॉर्फोलॉजी है, वो भी सेम रहेगी, तो इसके लिए भी यूज़ होता है इसका। उसके बाद है क्रिएट नॉवेल वैराइटीज़। नई वैराइटीज़ बनाने के लिए भी हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ होता है। ठीक है। जिसके पास यूनिक कॉम्बिनेशंस हो वैराइटीज़ की, जो किसी भी पेरेंट में नहीं पाई जा रही हैं, ठीक है, तो एक नई वैरायटी बनाने के लिए भी हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ किया जाता है। तो ये सारी कुछ ऑब्जेक्टिव, एम, यूज़, एडवांटेज जो आप कहना चाहें वो कह सकते हैं, जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन का होता है। अब हम प्रोसेस देखते हैं, स्टेप्स देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है।
तो देखिए 7 स्टेप्स होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन करवाना चाहते हैं 2 पैरेंट का और उसे एक हाइब्रिड बनाना चाहते हैं, तो उसमें कौन-कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहला तो है कि चॉइस ऑफ पैरेंट। सबसे पहले तो आपको पैरेंट चूज़ करना पड़ेंगे। जो आप डिज़ायरेबल कैरेक्टर वाला पैरेंट चाहते हैं उसको चूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहला होता है चॉइस ऑफ पैरेंट। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ पैरेंट। जो पैरेंट आपने चूज़ किया है आप उसको इवैल्यूएट करेंगे, उसका क्या कहते हैं परीक्षण करेंगे कि क्या सच में उसके पास डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं है, कितना यील्ड देता है, कितना डिजीज़ रेसिस्टेंस है, क्या क्वालिटी है। ये सारी बातों का क्या किया जाता है, पैरेंट का इवैल्यूएट किया जाता है और इवैल्यूएशन के बाद उसको फाइनल पैरेंट बना दिया जाता है कि हमारे हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम के लिए यही पैरेंट होंगे। ठीक, उसके बाद होता है इमैस्कुलेशन। अब पैरेंट चूज़ करेंगे तो एक किसी प्लांट को मेल, एक किसी प्लांट को फीमेल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, इमैस्कुलेशन करना पड़ता है। एक प्लांट से जो एंथर्स है, जो मेल पार्ट है उसको रिमूव कर दिया जाता है ताकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो। ठीक, तो इसको इमैस्कुलेशन कहते हैं। उसके बाद बैगिंग होती है। अब उसको बैग मतलब प्लास्टिक वगैरह से, ये जो मान लीजिए आपने ये 2 प्लांट को आप क्या करवा रहे हैं, इसका क्रॉस करवा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं। तो सेल्फिंग ना हो, सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो, उसके लिए तो आप इमैस्कुलेशन कर देंगे। उसके बाद कोई और उड़ के दूसरा उसको पॉलन दूर से कहीं आके ना उसको फर्टिलाइज़ कर दे, इसके लिए बैगिंग कर दी जाती है। उसे प्लास्टिक बैग से कवर कर दिया जाता है। ठीक, उसके बाद टैगिंग कर दी जाती है। टैग लगाए जाते हैं, उस पे लिखा जाता है किस दिन फर्टिलाइजेशन हुई है, कौन सा प्लांट है, ये सारी बातें लिखी जाती हैं। उसके बाद पॉलिनेशन, उसके बाद हार्वेस्ट और स्टोरेज कर दिया जाता है F1 सीड्स का। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला होता है चॉइस ऑफ पेरेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि पेरेंट का जो चॉइस है मेनली इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ब्रीडिंग प्रोग्राम का। ठीक, आप क्यों करना चाहते हैं वो ब्रीड प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पेरेंट को नॉर्मली जो होता है ब्रीडिंग प्रोग्राम हम कर रहे हैं तो डिज़ायरेबल ट्रेट वाले पेरेंट को चूज़ किया जाता है, जैसे कि हाई यील्ड, डिजीज़ रेसिस्टेंस, जिसके पास स्पेसिफिक मतलब बढ़िया क्वालिटी वाले कैरेक्टरिस्टिक वाले पेरेंट को चूज़ किया जाता है। जो भी पेरेंट चूज़ किया जाता है तो वो क्या होता है, ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जेनेटिकली डाइवर्स होता है और कॉम्पैटिबल हो क्रॉस ब्रीडिंग के लिए। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग के लिए, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए कॉम्पैटिबल हो ऐसे प्लांट को चूज़ किया जाता है। ठीक, क्या वो जेनेटिकली डाइवर्स हो और क्रॉस ब्रीडिंग करे, क्योंकि हम डाइवर्सिटी चाहते हैं तो जेनेटिकली डाइवर्स होना चाहिए पेरेंट। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को चॉइस किया जाता है जो जेनेटिकली डाइवर्स होते हैं और क्रॉस ब्रीडिंग के लिए कॉम्पैटिबल होते हैं, मतलब वो क्रॉस ब्रीडिंग कर सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद पेरेंट आपने चूज़ कर लिया, उसके बाद इवैल्यूएशन किया जाएगा पेरेंट्स का कि जो भी पैरेंट आपने चूज़ किया है वो उनके पास डिज़ायरेबल ट्रेट सच में हैं, अच्छे हैं कि नहीं हैं, ये सारी बातें इवैल्यूएट की जाएंगी। ठीक है, तो इवैल्यूएशन में क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि प्लांट का फिनोटाइप कैरेक्टर कैसा है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, उसका अलग-अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में कैसा परफॉर्मेंस देता है, ये सारी बातें इवैल्यूएट की जाएंगी। और सबसे बढ़िया वाले प्लांट को, सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले प्लांट को, जिसके पास आपके डिज़ायरेबल कैरेक्टर है आपका जो आप चाहते हैं, उस प्लांट को चूज़ कर लिया जाएगा पेरेंट के लिए। ठीक, अब आपने पेरेंट्स को चूज़ कर लिया है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट है कि इफ़ इट इज़ सस्पेक्टेड टू हेटेरोजाइगोसिटी इट मे बी नेसेसरी टू सेल्फ पॉलिनेट अ पेरेंट फॉर वन और मोर जनरेशन। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि हमें अगर हेटेरोजाइगस पैरेंट है तो उसको होमोजाइगस बनाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखनी है। क्योंकि हम स्पेसिफिक ट्रेट वाले पैरेंट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पैरेंट हमारा बहुत टॉल हो और बहुत ज़्यादा यील्ड दे। ठीक है, तो उसमें अगर मिक्सिंग होगी, कई सारे कैरेक्टर्स होंगे तो वो चीज़ हमारा जो हाइब्रिड बनेगा वो बढ़िया नहीं हो पाएगा। तो हमें अगर हेटेरोजाइगस, अगर आपको है कि हेटेरोजाइगस हो सकता है, ये कंडीशन हो सकती है, तो उसके लिए क्या करवाना चाहिए, सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया जाता है कई जनरेशन तक, उसके पास आपके पास एक बढ़िया होमोजाइगस वाले पेरेंट आ जाते हैं। ठीक, तो आपने पेरेंट को भी चूज़ कर लिया है। ठीक, नेक्स्ट है इमैस्कुलेशन होता है उसके बाद। अब पेरेंट्स आपने चूज़ कर लिए, एक पेरेंट होगा, चूज़ किया तो एक मेल होगा, एक फीमेल पेरेंट होगा। तो उसके बाद क्या किया जाता है, इमैस्कुलेशन किया जाता है। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, जो फीमेल जो एंथर्स होते हैं, देखिए प्लांट में बाइसेक्सुअल प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो मेल पार्ट होता है वो एंथर होता है। ठीक है, एंथर्स होता है और फीमेल पार्ट जो है हमारा वो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये रहेगा।
ठीक है। तो एंथर को जब रिमूव कर दिया जाता है, स्टेमन को रिमूव कर दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, इमैस्कुलेशन कहते हैं। और इमैस्कुलेशन का पर्पस क्या है कि हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकें, क्योंकि अगर मान लीजिए ये हमारा मान लीजिए स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ये एंथर है, स्टेमन है। तो अगर इस प्लांट में और यहाँ पे भी हमने सेम प्लांट रखा हुआ है एक दूसरा क्रॉस करवाने के लिए, तो अगर स्टेमन यहाँ पे रहेगा इसी प्लांट का, तो ये तो इसी को जाके फर्टिलाइज कर देगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो स्टेमन को रिमूवल को हम क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन कहते हैं, ताकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो, नहीं तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोग्राम है वो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इमैस्कुलेशन कर दिया जाता है और उस प्लांट को जिसमें आपने इमैस्कुलेशन किया है उसको फीमेल प्लांट बना दिया जाता है। तो एक फीमेल प्लांट हो गया, एक मेल प्लांट हो गया। तो ये हमारा इमैस्कुलेशन हो गया। इमैस्कुलेशन के बाद होती है बैगिंग। तो इमैस्कुलेशन के तुरंत बाद क्या कर दिया जाता है, बैगिंग कर दी जाती है। जो प्लांट होता है उसको कवर कर दिया जाता है प्लास्टिक से, ताकि कोई और पॉलन आके उसको क्या करे, कंटामिनेट ना कर दे, फर्टिलाइज ना कर दे। जो हम चाहते हैं सिर्फ वही फर्टिलाइज करें। ठीक। और बैगिंग के लिए जो मोस्ट यूज होते हैं वो बटर पेपर बैग्स का यूज़ किया जाता है बैगिंग के लिए। अब आपने बैगिंग कर दिया, उसके बाद टैगिंग किया जाता है। तो जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स होते हैं जिसका आपने इमैस्कुलेशन किया है, उनको टैग किया जाता है। ठीक है, टैग इसलिए किया जाता है ताकि पता चले, जब हार्वेस्ट होगी सीड आएगी तो पता चलेगा ना हमें कि कौन से पेरेंट का है। तो ये सब पता करने के लिए उस पर टैग लगा दिया जाता है। और उसमें क्या क्या चीज़ लिखा होता है, डेट कौन सा था इमैस्कुलेशन का, फिर पॉलिनेशन का डेट लिखा जाता है, जिस दिन आप पॉलिनेशन करवाएंगे उस दिन का डेट, और उसके बाद नेम ऑफ द फीमेल और मेल पेरेंट, जो मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट है उसका नेम, ये तो पता होना चाहिए कि किसका बच्चा है। तो उसके लिए सारी टैगिंग की जाती है। अब टैगिंग के बाद पॉलिनेशन किया जाएगा। ठीक है, तो पॉलिनेशन के लिए ब्रश का यूज़ किया जाता है। जो मेल पेरेंट होता है तो उसके पॉलेंस को उठा के ब्रश से फीमेल स्टिग्मा पर डाल दिया जाता है और फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। ठीक है, फ्रेश पॉलन का यूज़ किया जाता है मैच्योर एंथर्स से। जो मैच्योर एंथर्स होता है उनमें से फ्रेश पॉलन का यूज़ किया जाता है पॉलिनेशन के लिए। फिर पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन होने के बाद जब कुछ टाइम के बाद क्या होगी, प्लांट डेवलप हो जाएगा। फिर हार्वेस्टिंग करवाई जाएगी और जो सीड्स होंगे उनको ले लिया जाएगा। और ये जो सीड्स होंगे, जो हाइब्रिड होगा वो F1 जनरेशन का होगा। तो जो भी पॉड्स होंगे या जो भी आप जिस भी क्रॉप का हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं उसका थ्रेशिंग की जाएगी और सीड को क्या कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। अब जो ये सीड होते हैं उनको ड्राई किया जाता है और प्रॉपरली स्टोर किया जाता है, ताकि पेस्ट वगैरह कंटामिनेशन वगैरह ना हो। ठीक है, द सीड्स फ्रॉम ईच क्रॉस शुड बी कीप्ड सेपरेटली एंड प्रेफरेबली केप्ट विथ लेबल्स। तो जितने भी क्रॉसेस हुए, अब एक प्लांट तो होगा नहीं, अलग अलग प्लांट का किया गया होगा, तो जितने भी क्रॉसेस किए गए होते हैं तो सबके सीड को सेपरेटली रखा जाता है और लेबल के साथ रखा जाता है कि हाँ ये इस पेरेंट का है, इस पेरेंट का है। ठीक है, तो ये पूरा जो होता है हमारा स्टेप होता है हाइब्रिडाइजेशन का। तो सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो पेरेंट की चॉइस की जाती है। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन वाले, वाइड वैरायटी के वेरिएशन वाले पेरेंट को चूज़ किया जाता है। फिर उन पेरेंट का इवैल्यूएशन होता है कि क्या उसके पास सच में डिज़ायर्ड ट्रेट है ना। आपने पेरेंट चूज़ कर लिया तो एक पेरेंट मेल बनेगा, एक पेरेंट फीमेल बनेगा। तो उसके लिए इमैस्कुलेशन किया जाता है, एंथर्स को रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद इमैस्कुलेशन के तुरंत बाद बैगिंग कर दी जाती है, उसको ढक दिया जाता है फीमेल पेरेंट को, ताकि कोई और पॉलन आके उसको कंटामिनेट या फिर पॉलिनेट ना कर दे। उसके बाद क्या किया जाता है, बैगिंग के बाद टैग कर दिया जाता है कि हाँ किस दिन इमैस्कुलेशन किया गया था, किस दिन पॉलिनेशन किया जाएगा वो लिखा जाएगा। और उसके बाद पेरेंट्स का नाम लिखा जाता है। फिर पॉलिनेशन किया जाता है, ब्रश के माध्यम से फ्रेश पॉलेंस को उठा के जो फीमेल पेरेंट होती है उसके स्टिग्मा पर रख दिया जाता है। फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जब पूरी तरीके से वो मैच्योर हो जाएगा प्लांट, तो हार्वेस्ट करके सीड्स को रख लिया जाएगा और सीड्स को ड्राई कर दिया जाता है और सेफली अच्छे से स्टोर किया जाता है। ठीक है, लेबल के साथ। तो ये पूरा स्टेप होता है हाइब्रिडाइजेशन का। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा टाइप्स है हाइब्रिडाइजेशन की। तो 3 टाइप्स दिए हैं, इंटर वेराइटल, इंटर स्पेसिफिक, इंटर जेनरिक, ये सारे दिए हैं ना हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए ना एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कुछ टर्म्स। जैसे देखिए जो भी हमारी अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमल किंगडम में क्लासीफाई किया गया है ना।
तो हमारा जो काम की चीज़ है वो प्लांटी किंगडम में है। तो अब प्लांटी किंगडम में क्या होता है, ये किंगडम मान लीजिए हमारी प्लांटी किंगडम है, प्लांट्स सारे प्लांट्स इसमें आएंगे। अब प्लांटी किंगडम में क्या होता है, एक किंगडम में कई सारी फाइलम होती है, ये हायरार्की आपको पता होगी, ठीक है। तो एक किंगडम में क्या है, बहुत सारे फाइलम होते हैं, बहुत सारी फाइलम में क्लासेस होती है। मान लीजिए बहुत सारी फाइलम में, उसमें से आपने एक फाइलम को उठाया, अब उस एक फाइलम में कई सारी क्लासेस होती हैं। अब आप एक क्लास को पकड़ेंगे तो उस क्लास में कई सारे ऑर्डर्स होते हैं। आप एक ऑर्डर्स को देखेंगे तो एक ऑर्डर में कई सारी फैमिली होती है। अब आप एक फैमिली को देखिए तो उस फैमिली में कई सारी जीनस होती हैं। एक जीनस को उठाइए, उस जीनस में कई सारी स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये हायरार्की हमारी चलती रहती है। अब वैरायटी को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लिखूँ, ये हायरार्की में नहीं आती है, लेकिन स्पीशीज़ के बाद वैरायटी आएगी, मतलब स्पीशीज़ के अंडर वैरायटी आती है। तो ये अंडर लेकर चलते रहिए कि एक किंगडम के अंदर कई सारी फाइलम होती हैं, एक फाइलम के अंदर कई सारी क्लासेस होती हैं, एक क्लास के अंदर कई सारे ऑर्डर होते हैं, एक ऑर्डर के अंदर कई सारी फैमिली आती है, एक फैमिली के अंदर कई सारी जीनस आती हैं, और उसके बाद जीनस के अंदर कई सारी स्पीशीज़ आती हैं, और स्पीशीज़ के अंडर वैरायटी आती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होगी, और आप नहीं पता है तो ध्यान में रखिए। अब क्या है, अब दो चीज़ के बीच को डिफरेंस समझिए, इंटर और इंट्रा। देखिए जब भी हम इंटर की बात करते, सॉरी पहले ये उल्टा हो गया, ये इंटर होगा, क्या लिख दिया मैंने, देखिए ये, आप इंटर और इंट्रा का डिफरेंस समझिए। पहला इंट्रा की बात करते हैं। देखिए इंट्रा क्या होता है, इंट्रा मतलब विद इन, क्या है विद इन। मान लीजिए एक बॉक्स है या फिर सेल है, सेल का ही ले लेते हैं हम, इंट्रासेलुलर इंटरसेलुलर सुनते रहते हैं। तो देखिए जब ये एक सेल है, ये एक बॉक्स है, तो जब इस बॉक्स के अंदर कुछ भी होता है ना, इसी बॉक्स के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, जब इस एक बॉक्स के अंदर हो रहा है ना, तो हम इसको इंट्रा कहते हैं, इंट्रासेलुलर, ठीक है। इंट्रा इंट्रा मतलब एक के अंदर ही बस हो रहा है, कोई और यहाँ पे नहीं है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इंट्रा कहते हैं, विद इन, ठीक है। तो अगर सेल अगर होगा तो हम क्या कह देंगे, इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर यहाँ पे कोई भी इंटरेक्शन हो रहा है, वो चल रहा है काम। वहीं इंटर की बात करें तो इंटर जहाँ भी आए ना, तो आप समझिए कि दो चीज़ तो इन्वॉल्व है ही, डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस होगा, दो चीज़ें होंगी, अलग अलग चीज़ें होंगी बिटवीन, ये सारी इंटर के लिए यूज़ की जाएंगी। तो मान लीजिए दो बॉक्सेस हैं, दो सेल है, अब इन दोनों के बीच में कुछ इंटरेक्शन हो रहा है ना, तो हम इसको कहेंगे कि इंटर सेलुलर इंटरेक्शन, इंटर बॉक्स इंटरेक्शन, मतलब दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। दोनों के बीच में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दोनों के बीच में कोई चीज़ हो रहा है, तो मतलब दोनों इंटरेक्ट कर रही हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, इंटर कहते हैं। और इंट्रा में क्या होगा, इसी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, इसी के अंदर हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, हम इंट्रा कहते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना इंट्रा सेलुलर, तो कहने क्या मतलब है कि एक सेल के अंदर ही जो कुछ काम चल रहा है वो एक सेल के अंदर हो रहा है, तो हम इसको इंट्रा सेलुलर कहते हैं। वहीं जब इंटर सेलुलर की बात करते हैं तो क्या होता है, दो सेल्स के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर कहते हैं। तो इंटर और इंट्रा का डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटर इंट्रा, और ये चीज़ हो गई। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन पे कि हाइब्रिडाइजेशन के टाइप देखते हैं। तो सबसे पहला टाइप है इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, वेराइटल मतलब वैरायटी, ठीक है। तो इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, तो देखिए इंटर आ गया यहाँ पे, इंटर मतलब दो चीज़ें होंगी, दो डिफरेंट, दो अलग अलग कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा। तो इंटर वेराइटल है मतलब यहाँ पे दो वेराइटीज़ का, दो डिफरेंट वेराइटीज़ का जब हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या, जब दो वेराइटीज़ का हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाएगा, वेराइटी ए है, वेराइटी बी है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, तो वेराइटी किसके अंदर आती है, स्पीशीज़ के अंदर आती है। देखिए यहाँ पे वेराइटी किसके अंदर आई है, स्पीशीज़ के अंदर आई है। तो यहाँ पे दो, एक सेकेंड, वेराइटी ए है, वेराइटी बी है, इनके बीच में जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। और ये किसके अंदर आ रही है, स्पीशीज़ के अंदर आ रही है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इंट्रा स्पीशीज़ हाइब्रिडाइजेशन कह सकते हैं ना। क्योंकि देखिए इंटर वेराइटल है मतलब दो वेराइटीज़ के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ठीक है, उसको हम इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। लेकिन वेराइटी किसके अंडर आती है, एक स्पीशीज़ के अंदर ही वेराइटी आती है, तो हम इसको इंट्रा स्पेसिफिक या इंट्रा स्पीशीज़
हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या होता है? इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन होता है। कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जब क्रॉसिंग करवाई जाती है दो डिफरेंट वेराइटीज की विद इन द सेम स्पीशीज, क्योंकि स्पीशीज के अंदर ही आएंगी वैरायटी। ठीक, तो जब दो डिफरेंट वैरायटीज़ का क्रॉस करवाया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है ताकि एक हम हाइब्रिड बना सके बढ़िया डिज़ायरेबल कैरेक्टर वाला, तो उसको हम इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन को इंट्रा स्पेसिफिक भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इस बॉक्स से ही समझ लीजिए। ओहो, इरेज हो गया ये भी। देखिए ये है स्पीशीज। अब एक स्पीशीज के अंदर कई सारी वैरायटीज है, होती है ना, एक स्पीशीज के अंदर कई सारी वैरायटीज होती हैं। अब क्या है कि वैरायटी ए है, वैरायटी बी है, आपने इन दोनों वैरायटी के बीच में क्रॉस करवाया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया, तो इसको हम क्या कहेंगे? जब दो वैरायटीज़ के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हम इसको क्या कहते हैं? इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और चूंकि वैराइटीज स्पीशीज के अंडर आती हैं तो हम इसको क्या कहेंगे? इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। तो ये हो गया इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल के लिए देखिए द क्रॉस बिटवीन टू वेराइटीज ऑफ वीट। दो बार आ गया एक ही चीज़। देखिए द क्रॉस बिटवीन टू वेराइटीज ऑफ वीट। देखिए वीट हमारी एक स्पीशीज है, ठीक है। अब वीट हमारी एक स्पीशीज़, अब वीट की एक स्पीशीज़ में कई सारी वेराइटीज़ हैं, तो वीट उठाइए आप और वीट की किसी दो वेराइटीज़ में हाइब्रिडाइजेशन करवा दीजिए, तो ये होगा इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। और चूंकि स्पीशीज़ तो एक ही है ना, वीट की ही है ना, तो हम इसको क्या कहेंगे? इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, ऐसे ही राइस भी है, राइस एक स्पीशीज़ है, अब राइस की कई सारी वेराइटीज़ हैं, अब राइस की किन्हीं दो वेराइटीज़ को आप हाइब्रिडाइज करवा दीजिए, तो वो क्या होता है? इंट्रा स्पेसिफिक हो जाएगा और इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें तो TN1 और T141 जो वेराइटीज़ है राइस की, इनको क्रॉस करवा के बनवाया गया है, जया जया वेराइटी बनाई गई है। TN का टाइचुगनेटिंग 1, ठीक, टाइचुगनेटिंग 1 इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो TN1 को क्रॉस करवा T141 के क्रॉस के साथ हो, TN1 और T141 का क्रॉस करवा के जया बनाया गया है, जया राइस की वैरायटी है, ठीक है। फिर T141 को TN के साथ करवाया गया है और उसका बनाया गया है पद्मा, ठीक, जया पद्मा दोनों राइस की वैरायटीज़ है। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? इंटर वेराइटल। क्यों? क्योंकि TN1 और T141 दोनों क्या है? दोनों राइस की वेराइटीज़ है, ठीक है। तो ये इन दोनों वेराइटीज़ को फ्यूज़ किया गया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन करवाया गया, उनसे बना हमारा जया, ठीक है। और ये दोनों वेराइटीज़, क्योंकि राइस एक स्पीशीज़ है, तो ये क्या है? इंट्रा स्पेसिफिक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। इंटर इंटर अगर आपको इंटर इंट्रा का और वो हायरार्की अगर आपको पता है ना, किंगडम फाइलम, तो वो आप समझ जाएंगे। इंटर और इंट्रा में बस डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब आ गया इंटर स्पेसिफिक, मतलब दो स्पेशी, इंटर मतलब दो, डिफरेंट, तो दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में जब हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाएगा, ठीक है, दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में जब करवाया जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं हम इसको। अब देखिए, अब दो स्पीशीज़ के बीच में आपने हाइब्रिडाइजेशन करवाया, अब स्पीशीज़ किसके अंडर आती है? जीनस के अंडर आती है। तो दो स्पीशीज़ के बीच में आपने करवाया तो उसको हम तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, लेकिन कितनी भी स्पीशीज़ है वो जीनस के अंदर ही आएंगी, तो उसको हम इंट्रा जेनेरिक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब इंटर स्पेसिफिक मतलब दो डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में इंटरेक्शन की जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन करवाएगी, तो इंटर स्पेसिफिक। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए एप्पल है, जो एप्पल का स्पीशीज़ होता है मेलस, ठीक है, मेलस। तो जो मॉडर्न वेराइटीज़ की एप्पल्स मौजूद हैं आज ना, बहुत सारी वेराइटीज़ हैं एप्पल्स की, तो वो डिफरेंट मेलस स्पीशीज़ के साथ क्या करवाई गई हैं? मेलस की अलग अलग स्पीशीज़ के साथ उनका हाइब्रिडाइजेशन करवाया गया और आज का जो मॉडर्न एप्पल मौजूद है हमारे पास, बनाया गया है। जैसे कि मेलस डोमेस्टिका, मेलस
सिवरसाई, ठीक है, मेलास्क्यूस्का, ये सारी क्या एप्पल्स की डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। तो इनको क्या किया गया है, इनका हाइब्रिडाइजेशन करवा के जो हमारे पास मॉडर्न एप्पल्स मौजूद है, मॉडर्न डे एप्पल, वो बनाया गया है। तो इंटर क्या है, ये स्पेसिफिक है जब 2 स्पीशीज़ को आप करवाएंगे। नेक्स्ट है जो वीट है हमारे पास, जो मॉडर्न ब्रेड वीट है जो हम खाते हैं, तो वो ट्रिटिकम स्पीशीज़ है, ट्रिकम एस्टिवम। तो ये क्या है, ये 2 ग्रास स्पीशीज़ के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाने के बाद बनी है, ट्रिटिकम टर्गिडियम और एगिलोपोस टाउसाई, ठीक। और ये चीज़ आज से 10,000 साल पहले हुई है, क्योंकि डोमेस्टिकेशन आज से 10,000 साल पहले हुआ था। तो ये कुछ एग्जांपल्स है इंटर स्पेसिफिक की, मतलब दो जब स्पीशीज़ के बीच में, 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाई जाती है, तो वो क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब आ जाते हैं इंटर जेनेरिक। अब इंटर जेनेरिक आ गया, तो इंटर और जेनेरिक, इंटर मतलब 2 डिफरेंट, बिटवीन ये सारी आएंगे। तो जब 2 डिफरेंट जेनेरा के बीच में, जो डिफरेंट जीनस के बीच में आप क्या करवाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है, इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन। अब एग्जांपल इसका देखिए, तो ट्राईफोलिएट ऑरेंज, ट्राईफोलिएट ऑरेंज बना है सिट्रस और पॉन्सीरस, जो जेनरा है, 2 अलग अलग जेनरा है, इनके बीच में इंटरेक्शन करवा के, हाइब्रिडाइजेशन करवा के ट्राईफोलिएट ऑरेंज बनाया गया है, ठीक है। ये जो हाइब्रिड होता है, इसमें पॉन्साइरस जो है, इसकी हार्डीनेस को लिया गया है इसमें, और सिट्रस का फ्लेवर लिया गया है, ठीक है। और ये जो प्लांट बना है, इसमें इंक्रीज कोल्ड टॉलरेंस है, ये बहुत कोल्ड को टॉलरेट कर सकता है। तो 2 डिफरेंट जीनस को कंबाइन करिए, हाइब्रिडाइज करिए, तो इंटर जेनेरिक। फिर एक और एग्जांपल है प्लूरी। तो प्लूरी में क्या है, प्लम और चेरी। अब प्लम एक जीनस है, चेरी एक जीनस है, इनको क्या किया है, इनको कंबाइन किया गया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया गया है, प्लूचेरी या प्लेचेरी बनाया गया है। तो इसमें क्या है ना, ये है प्लम और चेरी का ब्लेंड है, और एक बहुत ही यूनिक टेस्ट देता है। तो ये सारे हमारे टाइप हो गए हाइब्रिडाइजेशन का, और इसी के साथ हमारा ये जो हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो है वो कंप्लीट हुआ टॉपिक, ठीक। इसमें हाइब्रिडाइजेशन और एडवांटेजेस, एप्लीकेशन जो भी है, वो सारा ऑब्जेक्टिव वाला जो पॉइंट है उसमें आ जाएंगे, क्योंकि वो एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव सब कुछ वही है हाइब्रिडाइजेशन का। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।